क्वेश्चन मैं नहीं दिखा पाऊंगा अभी। तो क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री हमें कहती है कि x और y दो पार्टनर्स हैं और उन पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो है वो 3:2 है। तो दो हमारे पार्टनर, उन दो के बीच में रेशियो जो है वो 3:2, और फिर हमें कहा गया कि z को एक न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट किया। कुछ नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर हमसे वो z से रिलेटेड काम नहीं करवाएंगे। जितनी भी एंट्रीज हैं वो सिर्फ रीवैल्यूएशन से संबंधित हैं, तो इसलिए वो z के बारे में डिटेल नहीं दे रहे। नॉर्मली जब क्वेश्चन आता है तो उसमें डिटेल होती है कि z को कितने पर एडमिट किया है, तो ये सारी डिटेल होती हैं, पर अभी ये डिटेल हमें जरूरी नहीं है शुरू की जो एंट्रीज हैं उसमें, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। अब देखो पहली एंट्री है वो हमें ये कहती है फर्स्ट एंट्री। तो फर्स्ट जनरल एंट्री हमें कहती है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय। तो जो सर उस दिन बता रहे थे आपको, पुनीत सर, उन्होंने भी बताया था कि बाय और टू, इन दो की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं भी बता दूं, बाय जब भी वर्ड लिखा हो तो बाय का मतलब होता है से। तो जैसे अभी इसमें ही पढ़े हम, तो कहता है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए कितने से? 10,000 से। तो जब भी बाय वर्ड लिखा हो और हम रीवैल्यूएशन में अमाउंट डाल रहे हो, तो जो भी अमाउंट गिवन हो वो डायरेक्ट डलेगा, मतलब कि आपको डिफरेंस निकालने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको इसमें समझना है कि अगर बाय हो तो रीवैल्यूएशन के लिए, रीवैल्यूएशन जो भी हम काम करेंगे अभी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड करेंगे, तो जो भी हम बता रहे हैं वो रीवैल्यूएशन से संबंधित है। तो जब बाय लिखा हो तो तुम्हें डायरेक्ट अमाउंट डालना है। अब एंट्री में बोला गया है, फर्स्ट एंट्री में, कि जो फर्नीचर है वो बढ़ रहा है। तो दूसरी चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इंक्रीज्ड। तो इंक्रीज का मतलब है कि ये एक एसेट है, और जब एसेट बढ़ती है, कभी भी आप एसेट को बढ़ाओ, तो 11th में भी आपको बताया था कि एसेट बढ़ने का मतलब होता है एसेट डेबिट साइड में आएगी। तो हमारा डेबिट में क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट। कोई भी एसेट जब कभी बढ़े तो उसको डेबिट कर दो, और डेबिट कर कर अभी हमें कहाँ डालनी है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डायरेक्ट अमाउंट आएगा 10,000। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। अब मैं सेकंड एंट्री पढ़ूं, इतने आप देखो कि सेकंड एंट्री क्या कहती है, और मुझे बताओ कि सेकंड एंट्री की एंट्री क्या होगी। सेकंड एंट्री बताओ। सेकंड एंट्री में क्या एंट्री पास करोगे? कि फर्नीचर जो है
वो इंक्रीज 2 आ रहा है, तो वहां क्या लिखा आ रहा है 2, तो 2 और बाय में डिफरेंस आ गया। बताओ अब क्या होगा। देखिए सही कहा, किसने कहा है, प्रिंस ने, कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। बिल्कुल सही है, होगा। कितने से होगा, क्योंकि यहां जो पहचानना है वो यही पहचानना है। सेकंड केस है कि 50,000 इंक्रीज हो गई है वैल्यू और लिखा है 2, तो 2 का मतलब होता है हिंदी में तक। तो इसका मतलब है कि फर्नीचर 50,000 तक पहुंच गया है। पर बढ़ा कितना, क्योंकि हमें तो रीवैल्यूएशन में सिर्फ इंक्रीज अमाउंट डालना है ना, तो वो इंक्रीज कितना है वो निकालना जरूरी है। तो इसके लिए फिर हमें बुक वैल्यू चाहिए। जब बाय कर रहे थे तो बुक वैल्यू की जरूरत नहीं थी, बुक वैल्यू की जरूरत होती जब बैलेंस शीट में एसेट को लिख रहे होते। पर जब 2 होगा तो फिर आपको बैलेंस शीट की फिगर भी देखनी पड़ेगी, इसका मतलब आपको बुक वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। तो बुक वैल्यू उसके नीचे लिखी हुई है कि 40,000 है, अब इतनी बड़ी है। तो अगर आप बेसिकली डिफरेंस देखो तो दोबारा से कितना आता है 10,000, तो एंट्री फिर दोबारा क्या हो जाएगी, ये ही हो जाएगी। तो पहले दोनों केसेस की एंट्री यही है। प्रिंस ने सही बताया है, हरिओम ने भी सही बताया है, तो दोनों एंट्री पहली सेम है। अब अगर थर्ड एंट्री की तरफ चले तो थर्ड एंट्री हमें कहती है कि वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रोट अप टू, यहां परसेंटेज गिवन है। अगर हम थर्ड केस में चले तो यहां पर लिखा है अप टू, एंड फिर भी 2 पर हो रहा है, तो यहां फिर आपको वही समझना है। क्या बोला है, अप टू कितना हो गया, 120%। तो इस परसेंटेज के लिए आप 100 नीचे लगा लीजिए और जो उसकी बुक वैल्यू लिखी है वो लिख दो इसके साथ। तो देखेंगे आप, तो बुक वैल्यू जो दी हुई है वो 20 है, तो 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20,000, ये उसकी नई वैल्यू आएगी। कितनी बढ़कर हुई है वो। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे अब 24,000 में ये उसकी करंट वैल्यू है, ये उसकी बुक वैल्यू थी, तो हमें रीवैल्यूएशन में कभी भी ना बुक वैल्यू डालनी होती ना उसकी अब की वैल्यू डालनी होती, इन दोनों का डिफरेंस डालना होता है। ठीक है, तो 20 और 24 में डिफरेंस कितने का है, 4,000 का। तो एंट्री क्या हो गई, स्टॉक है अब की बार, 1 मिनट। स्टॉक अकाउंट आप डेबिट करोगे क्योंकि देखो इंक्रीज अभी भी है, तो पहले तीनों केस में इंक्रीज है, तो इंक्रीज जब भी होगा तो वो एसेट डेबिट होती ही होती है, तो स्टॉक डेबिट होगा ही होगा। और क्रेडिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हो गया हमारा थर्ड एंट्री का काम। उमराव अहमद सही कह रहा है, 4,000 की एंट्री होगी। फर्नीचर नहीं है हरिओम, क्योंकि अब की बार नहीं, फर्नीचर ही है, स्टॉक उससे नेक्स्ट एंट्री में था। हम मेरे पास भी जो क्वेश्चन है बार बार मुझे देखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा गलत हो रहा है। इस एंट्री में भी फर्नीचर ही है।
तो फर्नीचर अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। अब अगर हम फोर्थ पर चलें जो स्टॉक की थी, इसीलिए मुझे स्टॉक याद रहा। फोर्थ एंट्री हमें कहती है कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। तो बिल्कुल अलग हो गया, पहले 3 केसेस से फोर्थ केस बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसके अंदर अंडर वैल्यूएशन आ गया। तो वर्ड चेंज हुआ, काम चेंज नहीं हुआ है, ये भी अभी भी इंक्रीज का ही काम। क्या लिखा हुआ है कि स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय, एक तो बाय इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बाय में डायरेक्ट अमाउंट आएगा, मतलब कि जो भी एंट्री होगी हमारी उसको तो हम बाद में पास करेंगे, पहले अमाउंट लिख देते हैं। बाय है तो डायरेक्ट अमाउंट आएगा, जितना अमाउंट है वो आएगा। अंडर वैल्यू का मतलब होता है कम लिखा जाना। तो स्टॉक को जो उसकी बुक वैल्यू दी हुई है 25,000, वो हमने 4,000 कम लिखा है, तो रियल में स्टॉक कितना है 29 का, और हम अपनी बुक में कितना लिख कर बैठे हैं 25। ठीक है, कैसे किया, इस 25 में ये 4 जोड़ दिया तो उसकी ये वो वैल्यू आई जो हमें बैलेंस शीट में शो करनी है। पर अभी हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो ये इतना मैटर नहीं करता हमारे लिए। हमारे लिए जो मैटर करता है वो 4,000 करता है। तो एंट्री अभी भी, क्योंकि एक तरीके से ये भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो आप स्टॉक अकाउंट डेबिट कर दोगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। तो ये डिफरेंट वर्ड से लैंग्वेज थी, अलग अलग लैंग्वेज का मतलब एक ही था कि एसेट इंक्रीज हो रही है। क्या था, एसेट इंक्रीज हो रही है। तो इन हर केस में हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है। तो शुरुआत में जो उन्होंने सबसे पहले 4 एंट्री में हमें बताया है वो सिर्फ एसेट इंक्रीज करना बताया। अब उससे अगली एंट्रीज पर चलते हैं। तुम्हें बीच में कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो, मुझे साथ के साथ बताते भी रहना, हो सकता है कि मुझसे कहीं गलती हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन मुझे भी बार बार मुड़कर देखना पड़ रहा है, तो क्वेश्चन सामने ना होने की एक प्रॉब्लम है। अभी हम चलते हैं 5वीं एंट्री की तरफ। 5वीं एंट्री हमें कहती है कि जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड मिला, वर्ड चेंज हुआ, अंडर वैल्यू से हम ओवर वैल्यूड के ऊपर पहुंच गए। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है ज्यादा लिखा जाना। तो जब ज्यादा लिख दिया है तो ऑब्वियसली है तुम्हें एसेट को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम दूसरी भाषा में समझे, आपकी एसेट जितनी है वो ज्यादा लिखी हुई है, अब आपको उसको कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे किया जाएगा, कोई भी एसेट अगर कम होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो स्टॉक अकाउंट को आप लोग क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो ऑब्वियसली डेबिट किसको करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो जब एसेट डिक्रीज हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और जो भी कोई एसेट है वो क्रेडिट होगी। ये आपको समझना है, ठीक है। अब ओवर वैल्यूड, अगर उसमें भी तुम आगे वर्ड पढ़ो तो उसमें भी बाय लिखा है। बाय मींस डायरेक्ट अमाउंट। बाय के आगे कितना अमाउंट लिखा है 5,000, तो रीवैल्यूएशन के लिए 5,000 ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाय में हम डायरेक्ट अमाउंट डालेंगे, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हम कितना अमाउंट लिख देंगे 5,000। अभी तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है चैट बॉक्स में।
तो अभी तक आप लोगों ने किसी ने कुछ नहीं पूछा, तो मैं मानता हूं कि आप लोग समझ गए हैं कि एसेट इंक्रीज और डिक्रीज में क्या होता है। तो मैं अब अगली जो एक दो एंट्री हैं उनकी तरफ चलता हूं, थोड़ा सा अलग है वो। तो सिक्स्थ एंट्री की तरफ चलते हैं हम। सिक्स्थ एंट्री हमें कहती है कि जो डेटर्स हैं whose dues of ₹10,000 one written off as bad debt last year paid ₹6,000 in full settlement। तो यहां ये कहा जा रहा है कि जो डेटर्स थे वो लास्ट ईयर हमने बैड डेप्ट कर दिए थे, मतलब कि अपनी बुक में से खत्म कर दिए थे, और उनका अमाउंट कितना बताया, 10,000। अब वो व्यक्ति थे जो हमसे हमारे साथ पुराने जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई दोबारा बिजनेस की डील करते हैं, तो आप 10,000 की जगह आप मुझसे 6,000 रुपये ले लो और आगे मेरे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार रहो या मुझे उधार माल दे दो। तो अब बिजनेस हमें भी करना था, हमने कहा चलो ठीक है, कुछ तो मिल रहा है, भागते भूत का लंगोटी सही। तो हमने वो 6,000 उनसे ले लिए। तो अब देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, ये 6,000 हमारे पास आ रहे हैं, तो जब ये आपके पास आएंगे तो कैश आएगा। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने उठता है वो उठता है कि किस चीज का पैसा है ये। तो हमने पढ़ा है कि जब बैड डेप्ट हमें वापस मिले तो हम उसको बैड डेप्ट रिकवर्ड कहते हैं, तो वही अकाउंट आएगा। तो बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और कितने अमाउंट से, जितना आपने रिसीव किया। तो यहां आपको यह समझना जरूरी है कि 10,000 का हमारे लिए कोई संबंध नहीं है, 10,000 से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। क्या हमें मिला है, हमें सिर्फ उससे मतलब है। तो कितना डालेंगे आप, सिर्फ 6,000। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अरुण कुमार यादव ने सही बताया, बैड डेप्ट रिकवर्ड, 6,000 का अमाउंट भी सही बताया। तो अब ये तो एक अकाउंट ओपन कर दिया आपने, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट ओपन कर दिया, जबकि हमारा साल जो है क्लोज हो चुका था एडमिशन के समय। अब हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये पैसा अगर फर्म को मिल रहा है तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा इस पैसे से। तो जब ये प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये उस पार्टनर तक कैसे पहुंचे जिन्होंने ये कमाया। क्लोज करने का तरीका ये है कि आप बैड डेप्ट रिकवर्ड को डेबिट कर दो और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो ये पैसा अपने आप ही रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, बैड डेप्ट खत्म हो गया और कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रह गया। तो पैसा किस किस पर इफेक्ट डालेगा, डबल एंट्री सिस्टम में देखो। तो डबल एंट्री सिस्टम में 2 अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है। तो वो 2 अकाउंट कौन कौन से रह गए, एक रहा कैश और एक रहा रीवैल्यूएशन। तो ये एंट्री कहां कहां जाएगी, एक कैश में, कैश का मतलब बैलेंस शीट में, और दूसरा हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलता हूं। ठीक है बेटा, अर्जुन है आपका नाम, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान क्वेश्चन पर ज्यादा है, आपके नाम पर नहीं है, तो इसलिए हो जाता है कभी कभी गलती। चलते हैं आगे। उमराव 4,000 का अमाउंट कहां शो होगा, बेटा आप ही बताओ कहां शो होगा, या कोई और बताए उमराव को चैट बॉक्स में लिख के कि ये अमाउंट कहां जाएगा।
किसी को पता है ये 4000 कहां जाएगा? रवि झा कह रहे हैं बेड डेप्ट, प्रिंस कह रहे हैं सर कहीं नहीं। तो भैया क्या सही रहेगा? करण ने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उज्जवल कह रहा है बेड डेप्ट अकाउंट, अर्जुन कह रहे हैं प्रॉफिट एंड P&I या P&L में लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ हो गया था, आकाश जैन ने कहा। चलो बहुत हो गए आपके कमेंट, अब मैं बता देता हूं। ये पैसा कहीं था ही नहीं असल में, ये ऑलरेडी लास्ट ईयर राइट ऑफ किया जा चुका है जैसा आकाश जैन ने कहा। तो ये पैसा मेरे पास है ही नहीं, ये मैं अपनी बुक में से राइट ऑफ कर चुका हूं। अब जो मिलेगा सिर्फ मैं उसकी बात करूंगा, बाकी मेरा इस समय हमारी बुक में उसका कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है। तो वो पैसा हमें अब रिकॉर्ड करना भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको लास्ट ईयर राइट ऑफ कर चुके हैं। तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या मिला सिर्फ उससे मतलब है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अनरिकॉर्डेड एसेट होती है। अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होती है? जैसे टाइपराइटर के एग्जांपल सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब होता है कि वो इस समय हमारी बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। ये नहीं है कि वो मेरी एसेट भी नहीं है। एक टाइपराइटर था, जब वो मैंने खरीदा था, जब वो मेरी एसेट थी, धीरे धीरे उस पर डेप्रिसिएशन लगा, वो मेरी बुक से बिल्कुल ख़त्म हो गई। पर जब मैं उसको बेचने चला तो मुझे 500, 600, 1000 रुपये मिल गए, ठीक है। या मैं उसको रिपेयर कराकर दोबारा ठीक कर लिया और वो मेरी एसेट फिर बन गई, तो उसको कहा जाता है अनरिकॉर्डेड एसेट। कभी कभी ऐसी भी होती है कोई एसेट जो छूट जाती है, दोनों ही हो सकती हैं, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट पिछले साल तक थी नहीं, जब वो इस साल आई है तो वो मैं सीधा दिखाऊंगा, वो कहीं और नहीं जाती, ठीक है। ऐसे ही ये बेड डेप्ट रिकवर्ड ही आएगा सिर्फ, क्योंकि यही मिला है, जो नहीं मिला उससे मतलब नहीं है। ये 6000 भी मैं लास्ट ईयर राइट ऑफ कर चुका था। तो चलते हैं अब आगे। आई होप दैट यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा रेंट ऑफ ₹5000 इज आउटस्टैंडिंग। तो वर्ड देखो ये आ गया आउटस्टैंडिंग, इसी से सब समझना है बस। आउटस्टैंडिंग पता है आप लोगों को क्या होती है? वो पैसा जो आपको देना है, तो वो आपकी एक लायबिलिटी है, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि ये पैसा आपको चुकाना है, तो वो लायबिलिटी है। तो कोई भी लायबिलिटी हो वो क्रेडिट ही होती है। तो आप क्या करोगे? रेंट आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट कर दोगे, बस पहले ये समझो, ठीक है। ऑब्वियसली ये दूसरा अकाउंट, इस समय हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, तो हम उसको कहां से एडजस्ट कर रहे हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो हमारी एडजस्टमेंट कहां से चल रही है इस समय? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो हम 5000 लिख देंगे। तो कोई भी लायबिलिटी हो, और ये एक चीज हो रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो इसका मतलब ये लायबिलिटी को बढ़ा रहा है। और जब भी कोई लायबिलिटी बढ़ती है, तो जैसे एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, क्योंकि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। ऐसे ही कोई भी लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वो हमेशा क्रेडिट ही होती है। लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट होगी। तो एसेट और लायबिलिटी जस्ट एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 8th एंट्री हमें कहती है कि बिल ऑफ ₹2000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। हरिओम ने बिल्कुल सही कहा। प्रथम समझने पर भी ध्यान लगा लो, थोड़ा ज्यादा लगा रहे हो वैसे। A bill of ₹2000 for electricity charges has been omitted. वर्ड जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो omitted है। omitted का मतलब वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, उसकी मैंने अभी तक रिकॉर्डिंग ही नहीं की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो था 2000, वो अभी तक मेरी बुक में रिकॉर्ड नहीं था। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या होते हैं हमारे, ये बताओ पहले।
जल्दी से बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या होते हैं। इतने तुम बताओ, इतने मैं ब्लैक बोर्ड साफ करता हूं। तुम इतने मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या होते हैं। बेटा जो फर्म ने यूज किए वो तो ठीक है, पर होते क्या हैं ये बताओ। 5 चीजों में क्लासिफाई करना बताया था आपको कि या तो वो एसेट है या लायबिलिटी है या एक्सपेंस है या इनकम है, ठीक है, या कैपिटल है। तो इन पांचों में से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या हैं वो बताओ। प्रिंस ने बताया कि एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक है प्रिंस का जवाब। इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस हैं वो एक्सपेंस हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है क्या वो मैंने पे कर दिए थे। तो इसमें देखो आप, तो कहीं पर ये नहीं बताया कि आपको वो पेड है, सिर्फ ये बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को मैंने अकाउंट में नहीं लिखा या वो अकाउंटेड नहीं हुए। तो अजम्पशन ये भी हो सकती है एक कि आप जब इसको रिकॉर्ड करोगे तो आप एंट्री पास करोगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, और मैंने मान लिया कि मैं उसको पे कर चुका हूं, तो टू कैश। और क्योंकि अभी अकाउंट क्लोज करना है मुझे, तो मैं इस अकाउंट को तो कर दूंगा क्रेडिट, और कहां से क्लोज करूंगा इस अकाउंट को, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एक अजम्पशन ये हो सकती है कि हमने उसको पे कर दिया था, ठीक है। बेटा दोनों एंट्री समझनी पड़ेगी। वैसे तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू कैश अगर वो कैश पेड है, ठीक है। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जरूर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जा रहे हैं, जो एंट्री एक ने बताई भी है, किसने, रवि झा ने बताई है, बिल्कुल है, पर उससे पहले एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी। दूसरा भी हो सकता था, एक काम और हो सकता था कि अजम्पशन ये भी तो हो सकती थी कि ये आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किए, तो फिर क्या लिखते आप, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। फिर आपकी लायबिलिटी होती है, आपको पे करना होता। तो अगर कैश मानते हो तो एसेट में कैश कम करोगे, लायबिलिटी मानते हो तो फिर लायबिलिटी को बैलेंस शीट में शो करोगे, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या एजम्पशन है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बताया, सिर्फ ये लिखा कि ओमिटेड है। तो दोनों ही सही हैं। अगर रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो सिर्फ ये एंट्री है, बट हमें क्योंकि डबल इफेक्ट सीखना चाहिए, तो दूसरा जो इफेक्ट है वो ये वाला है, इलेक्ट्रिसिटी तो कैंसिल हो चुका है, तो इसलिए दोनों एंट्री आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, हरिओम आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगे, पर ये अजम्पशन है, हमें क्लियर नहीं पता क्वेश्चन में, ठीक है। तो दोनों अजम्पशन ठीक है, क्योंकि या तो क्वेश्चन हमें बिल्कुल क्लियर बताता तो हम उस हिसाब से चल देते। अभी सिर्फ ये लिखा है कि बिल ऑफ ₹2000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैज बीन ओमिटेड टू बी अकाउंटेड, लिखा नहीं गया, अकाउंट नहीं किया, ठीक है। पर क्या हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड थे, नॉट पेड थे, ये नहीं बताया। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं, 9th पर। तो 9th एंट्री हमें कहती है कि होल ऑफ मशीनरी, हाफ ऑफ मशीनरी
इज टेकन बाय वाई फॉर ₹40,000। देखो जितना पढ़ा सिर्फ उतने को एंट्री करा करो। अभी मैंने सिर्फ पढ़ा के मशीन का आधा हिस्सा वाई ने ले लिया, तो वो पैसा मुझे किससे लेना है? वाई से। तो मैं वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, कितने से? 40,000 से। ठीक है, मशीनरी अभी नहीं लिख रहा क्योंकि मशीनरी पर नीचे एडजस्टमेंट और पढ़ लूं आगे। अभी जो मुझे समझ में आया, ये समझ में आया कि वाई ने आधी मशीन को ले लिया है 40,000 में, तो वो 40,000 में हमने वहां पर शो कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमें कहता है कि बैलेंस इज रीवैल्यूड एट ₹37, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 80,000। तो टोटल मशीन जो थी 80 की थी, 80 का आधा हिस्सा, थैंक यू विमल सर, आधा हिस्सा जो मशीन का था वो किसने ले लिया? वाई ने। तो 80 में से आधी चली गई, बची 40,000। अब उस 40 की जो वैल्यू की गई वो 37,000 की गई। तो यहां से हमें यह भी पता चला कि 3,000 की जो एसेट है मेरी वो डिक्रीज हो रही है। 40 की चीज को 37 में लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब 3,000 मशीन क्या हो रही है? वो भी कम हो रही है। ठीक है, तो पूरी मशीन की अगर हम बात करें तो मशीनरी जो है 40,000 तो ये चले गए और 3,000 और चले गए। वो 3,000 पहले आप जो कम हो रहे हैं, जो आपको लॉस हो रहा है, उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर दो। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आप डेबिट कर दोगे कितने से? 3,000 से, जितना आपको मशीन पर लॉस हो रहा है। ठीक है, वैल्यू कम होने का मतलब होता है कि लॉस है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि मशीन, कोई भी एसेट जब कम होती है तो क्रेडिट होती है। तो मशीन क्रेडिट हो रही है 3,000 से, और 40,000 से इसलिए हो रही है क्योंकि उसको वाई ने परचेज कर लिया। तो टोटल जो मशीन कम हो रही है वो 43 की हो रही है। और अब बैलेंस शीट में जो मशीन रह जाएगी, क्योंकि बैलेंस शीट में भी दिखाना है हमें मशीन को, तो अगर बैलेंस शीट की हम बात करें तो बैलेंस शीट में सिर्फ 37,000 की मशीन रह गई, जो उसकी बुक वैल्यू भी हमें दिखाई गई है। ठीक है, तो वाई कैपिटल अकाउंट जितने की वो लेके जा रहा है, जितना रीवैल्यूएशन में वो लॉस जा रहा है, जो 40,000 की मशीन को हमें 37 पर रियलाइज किया या उसकी नई वैल्यू हो गई, तो इसलिए 3,000 वो यहां चले गए। तो 3,000 से मशीन इसलिए कम हुई क्योंकि वो इस समय नई जो उसकी वैल्यू है वो 3,000 कम है, डिक्रीज हो रही है, और 40 वो हैं जो वो वाई लेके गया। नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। बेटा रॉयल ब्राह्मण बिल्कुल डिनर कीजिए, पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ाई कोई जरूरी थोड़ा है। नेक्स्ट, और इसकी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है मशीन इज टेकन ओवर बाय वाई फॉर ₹70,000। देखो इस क्वेश्चन में फिर बताया कि वाई जो है मशीन को 70,000 में ले गया, तो इतना पता चला, तो वाई के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो वो 70,000। अब आगे बताया कि जो बुक वैल्यू थी मशीन की, क्योंकि यहां हाफ हाफ नहीं है, पूरी मशीन को लेकर गए हैं, तो मशीन की जो बुक वैल्यू है वो 65,000 है। तो 65,000 की मशीन मेरे पास से चली गई, डिक्रीज हो गई, और वाई मुझे 70,000 देगा। तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट दिख रहा है आपको कि 65 की चीज को मैंने कितने में बेच दिया? वाई को एक तरीके से 70 में। तो जो बाकी 5,000 बचते हैं वो मेरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। तो उसको आप कहां दिखाओगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और 5,000 लिख दोगे। तो ये इस केस के अंदर था जब एसेट को टेकन ओवर किया जाए, किसके द्वारा? एक पार्टनर के द्वारा, और उसकी जो वैल्यू है वो कम हो और पार्टनर उसको ज्यादा में लेके जा रहा हो। कुछ अभी भी अगर समझना है तो बोल सकते हो इन एंट्रीज में।
नहीं तो मैं नेक्स्ट एंट्री पर चलता हूं। बेटा किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो तो 11th एंट्री की तरफ चलते हैं। 11th एंट्री हमें कहती है कि आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम की बात की जा रही है, एक्सपेंस है वैसे तो, पर आगे ये लिख दिया कि जो हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया था उसमें से जो 5,000 का अमाउंट है, 5,000 का जो अमाउंट है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है अर्जुन कह रहे हैं कि 9वीं और 10वीं एंट्री एक बार बता दूं, तो दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं। एक बार दोबारा 9th और 10th देख लो। अर्जुन 9th में कहा है कि हाफ ऑफ द मशीनरी इज टेकन ओवर बाय वाई 40,000। वाई ले गया तो वाई से पैसे लेने हैं ना आपको, डेटर बना दो एक तरीके से, या उसकी कैपिटल में से ले लो, जैसे आप समझो उसको। तो इसलिए उसको वाई को डेबिट कर दिया, पैसा उससे लेना है, या हमने उसके कैपिटल अकाउंट को जो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो ये 40 तो इसलिए यहां पर आए हैं और इसीलिए ये 40 यहां भी आएंगे, दोनों जगह इफेक्ट जाएगा ना। तो मशीन के 40 ये रहे और कैपिटल जिससे लेने हैं उसके ये रहे। अगर पैसा मिल जाता तो कैश लिखते ना यहां पर, तो अब कैश किससे लेंगे, वाई से। तो इतना तो ये था। आगे उसने बोला कि जो बैलेंस बचती है, हाफ लेके गया है ये। टोटल मशीन की कॉस्ट अगर बात करो तुम, तो टोटल मशीन है 80,000, उसमें से 40,000 वाई ने ले ली, माइनस कर दो तो तुम बैलेंस देखोगे तो कितना बचता है, 40। अब उस 40,000 की मशीन की जो जब उसको रीवैल्यूड किया, जब उसका रीवैल्यूएशन हुआ तो पता चला कि वो रह गई है 37 की। तो देखो एसेट जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है 40 से 37। तो जब एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, कितने से, डिफरेंस देखना पड़ेगा यहां पर आपको। तो डिफरेंस पता चलता है 40 में से 37 माइनस कर 3000 का आता है। वो 3000 ये रहे और वो कहां जाएंगे, क्योंकि ये लॉस है तो कहां जाएगा, हमारे रीवैल्यूएशन में। तो इसलिए हमने रीवैल्यूएशन को 3000 से डेबिट कर दिया और मशीन को 43 से कम कर दिया। अब अगर तुम देखो ना एक्चुअल में कितने की बचती है, तो देखो 80 की मेरी थी और मैंने कम कितनी कर दी, 43। तो जब आप इसमें से 43 माइनस करोगे ना, तो ये वही अमाउंट आएगा जो बैलेंस शीट में दिखाने वाली मशीन बची है, जिसको उन्होंने कहा है कि रीवैल्यूड। कितने की बताइए, 37 की तो बताइए। तो ये 37,000 का अमाउंट इस तरीके से आया है। ठीक है, क्लियर हो गया अर्जुन। जो 10th एंट्री है, 10th एंट्री हमें कहती है कि मशीन जो है वो टेकन ओवर कर ली सीधा, किसने, वाई ने। तो मैंने वाई को दे दी 70 में, ये पैसा वाई से लेना था। अब बताइए कि जो मशीन वो वाई लेके जा रहा है उसकी तो एक्चुअल कॉस्ट ही 65,000 है। तो भाई 65 की चीज को अगर तुम 70 में बेच रहे हो तो तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है ना, हो रहा है ना प्रॉफिट। तो रीवैल्यू, कोई भी प्रॉफिट हो, कभी भी किसी भी लेवल पर अगर कैसा भी प्रॉफिट हो वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट इसीलिए किया जा रहा है रीवैल्यूएशन को, क्योंकि वो एक प्रॉफिट है और जितना डिफरेंस है उतने से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। अर्जुन आ गई बात समझ में। इलेवेंथ पर आ जाओ। इंश्योरेंस प्रीमियम था और 5,000 को बताया था कि ये जो 5,000 का अमाउंट है ये नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है।
अब जब ये नेक्स्ट ईयर का है तो मैं इस साल तो अकाउंट में नहीं ले सकता, तो ये एक तरीके से क्या हो गया आपका प्रीपेड। और प्रीपेड क्या होती है आपकी, ये बताओ बस। कोई भी एक्सपेंस अगर प्रीपेड है तो वो आपकी क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है या कैपिटल है, क्या है, जल्दी से बताओ कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जल्दी बताओ बेटा। रवि झा एसेट, उज्जवल एसेट, रवि विपिन चौहान एसेट, प्रिंस एसेट, सनद एसेट। तो ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये एक एसेट है। अब जब ये एसेट है तो सबसे पहले तो बुक में थी नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी थी, 0। अब ये 0 से कितना पहुंच गया, 5000। तो एसेट हो क्या रही है ये बताओ। अब भाई 0 से एसेट 5000 पर बट पहुंची तो क्या हुई, कितनी क्या हुआ, रविजा डेबिट नहीं पूछ रहा, अभी ये पूछ रहा हूं कि 0 से 5 पर जा रहे हो तो बढ़ रही है घट रही है। तो प्रिंस ने बता दिया कि ये बढ़ रही है। तो जब कोई एसेट बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या कर दोगे आप, डेबिट कर दोगे, कितने से, 5000 से। और क्रेडिट क्या कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये एंट्री हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देयर इज ए क्लेम फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म फॉर विच ए प्रोविजन ऑफ ₹15,000 टू बी मेड। 12th एंट्री हमें कहती है कि कंपनी को एक क्लेम देना है डैमेज के लिए और उसका अमाउंट 15,000 फिक्स हुआ। तो देखो मैंने अभी एक वर्ड बोला, देना है। इस वर्ड से आप क्या समझते हो ये बताओ। जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, लाइबिलिटी। क्या है ये, मेरी लाइबिलिटी। अब जब ये लाइबिलिटी है और ये पहले 0 थी और अब ये कितनी हो गई, 15,000, क्या हो रहा है। वैसे तो मैं एरो लगा चुका हूं, ठीक है। तो एरो लगाने का मतलब ही अपने आप क्या हो गया कि आपको ये देना है। तो आप क्या करोगे, क्लेम फॉर डैमेजेस, क्योंकि एक लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी वो क्रेडिट होगी। तो आप क्लेम फॉर डैमेज अकाउंट लिखकर 15,000 क्रेडिट कर देना। ऑब्वियसली है डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी हो गई, मेरे हिसाब से आप समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट वीरेंद्र चौधरी जी जो कह रहे हैं रिवैल्यूएशन डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर। क्लेम फॉर डैमेजेस लिखेंगे क्योंकि उसका नाम दिया हुआ है तो इसको क्रेडिटर नहीं बना सकते। अभी आप क्लेम रहने दो, क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस लिख सकते हैं। 13 पर पहुंचते हैं। 13 एंट्री हमें कहती है कि देयर इज ए लाइबिलिटी ऑफ ₹10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर। एक लाइबिलिटी है जो हमारे क्रेडिटर में है इंक्लूड, ठीक है। अब वो किस चीज की है ये नहीं बताया हमें। बस आगे ये लिख दिया कि दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। तो लाइबिलिटी थी मेरी 15,000 की और कह दिया कि ये नहीं देना। तो इतना लिखते ही ये समझ में आ गया कि लाइबिलिटी हो गई 0, ठीक है। तो अगर 15,000 से मैं 0 पर जा रहा हूं तो लाइबिलिटी क्या हो रही है, क्योंकि लाइबिलिटी तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब 15,000 से आप 0 पर जाते हो तो लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है। और वो लाइबिलिटी किस नाम से दी हुई है मुझे क्वेश्चन में, क्रेडिटर के नाम से।
तो लायबिलिटी जब भी डिक्रीज करेगी डेबिट होगी, तो हम क्रेडिटर अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। 15 नहीं है, 10 है। एक छोटा सा स्लाइड चेंज है, ये अमाउंट 10 है, 10 से 0 हुआ है, तो 10,000 हम क्या कर देंगे, क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी 13 एंट्री। अब हम अपनी 14th एंट्री पर चलते हैं। 14th में अनरिकॉर्डेड वर्ड यूज किया है, अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम। तो देखो, एक तो रिकॉर्ड में नहीं थी और दूसरा लिखा हुआ है अक्रूड। तो अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, अगर वैसे कहें कि मिलना है, इनकम है इसलिए कह रहा हूं, मिलनी है पर मिली नहीं है। ठीक है, तो ये बताओ मुझे, अक्रूड इनकम मिलनी है पर मिली नहीं है, तो क्या है ये मेरी उन 5 चीजों में से? एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है या कैपिटल है? जल्दी से बताओ। इतने में ब्लैक बोर्ड को साफ करता हूं, इतने तुम बताओ। ज्यादातर ने इनकम लिखा है, कुछ ने तो एंट्री ही पास कर दी, रिवैल्यूएशन डेबिट कर दिया रवि झा ने, टू एक्रूड इनकम। बेटा बिल्कुल गलत है। अब आंसर आया है अर्जुन कुमार यादव, एसेट, और वीरेंद्र चौधरी। सर, अब ये सर हैं या स्टूडेंट हैं मुझे नहीं पता, पर जो भी है वीरेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं इनकम। इनकम नहीं है सर, क्योंकि अक्रूड इनकम लिखा है, आउटस्टैंडिंग इनकम है। ठीक है, तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि ये मिला नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर जाकर तो इनकम बन जाएगी। ठीक है, वो वाला पोर्शन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अभी वैसे अगर उस तरीके से सोचे तो इसकी 2 एंट्री बनती हैं। देखो, सबसे पहले तो ये इनकम है जो मिली नहीं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कोई भी जो इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। तो रियल में बोले तो एंट्री हो गई, इनकम अकाउंट को क्रेडिट करोगे, और क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, मैंने अभी आपसे सिर्फ इसका मीनिंग पूछा था, मैंने एंट्री नहीं पूछी थी। आप लोग शायद एंट्री में पहुंच गए इसलिए आप उसको इनकम बता रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ ये पूछा था कि अक्रूड इनकम क्या होती है। अक्रूड इनकम मेरी एक एसेट है, क्योंकि इससे मुझे मिलना है कुछ अभी, इसीलिए मैंने वर्ड लिखा था, मिलनी है बट मिली नहीं है। तो मुझे मिलना है ना कुछ, तो इसलिए क्या है, मेरी एसेट है। तो अक्रूड इनकम एसेट होती है इसलिए डेबिट होगी, और वो इनकम करंट ईयर की है इसलिए क्रेडिट होगी। ठीक है, पर ये एंट्री यहीं पर खत्म नहीं होती। ठीक है, इससे नेक्स्ट एंट्री भी पास होती है, क्योंकि अब मेरी कोई भी इनकम इस साल की नहीं मैं लिख सकता, रिकॉर्ड में नहीं ला सकता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है। आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लास्ट ईयर पढ़ा था, तो देखा था कि अब हमें जो करना है वो अपनी एरर को सुधारना करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इस इनकम अकाउंट को क्रेडिट को डेबिट कर कर खत्म करोगे, और ये पैसा कहां दिखाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रीवैल्यूएशन में क्यों गया और क्रेडिट में ही क्यों गया, क्योंकि एक एसेट है और वो एसेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। भाई मेरे बुक में तो थी नहीं अभी तक, तो इसका मतलब ये क्या थी, 0, और अब 0 से कहां पहुंच गई, जितना अमाउंट है। तो कितना अमाउंट है, 12,000। तो एसेट बढ़ रही है इसलिए एसेट डेबिट हुई,
और वो जब कहाँ जाती है, जब भी कहीं एसेट बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो अल्टीमेटली अगर आपको समझना था तो 2 एंट्री से समझना था, नहीं तो सिंगल एंट्री भी हम पास कर सकते थे, एक्रूड इनकम डेबिट करते और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करते। तो मैं उसी तरीके से आपको समझाना चाह रहा था, पर मुझे लगा कि ज्यादा कंफ्यूजन है तो इसलिए आपको बताया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके साथ ये सारी जो एंट्री थी, जर्नल एंट्री थी, वो खत्म होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं ऐसे ही पास करता रहूंगा तो काफी समय लग जाएगा। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, मैं सिर्फ आपको अब वो दिखाना चाहता हूं क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। अब दूसरा क्वेश्चन अगर आपके पास है तो उसमें कहा है कि पी और एस 2 पार्टनर है, 3:2 की उनकी रेशो है। थोड़ा लिख देता हूं, बाकी जनरल एंट्री दिखा दूंगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 चीजें आपको बोली हैं, एक जनरल एंट्री पास करनी है और दूसरा आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है। एक एक एंट्री अगर इसी तरीके से समझाऊंगा और लिखूंगा तो काफी समय लग जाएगा। तो जल्दी से थोड़ा करने के लिए मैं क्या करता हूं कि आपको वो एंट्रीज दिखा देता हूं, बस जो बेसिक चीजें हैं वो यहां बता देता हूं। पी और एस 2 पार्टनर है, 3:2 की उनके बीच की रेशियो है। और वी को एडमिट किया उन्होंने, और जब वी को एडमिट किया तो उसको 1/8 शेयर दे दिया, बाकी कुछ नहीं बताया। तो जब ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन हो कि इतना लिखकर छोड़ दे तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है वो ओल्ड रेशियो ही हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में, क्योंकि इन क्वेश्चंस में मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी होती है, तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग की जरूरत होती है। तो इसलिए इसको, ये रिमेनिंग का क्वेश्चन है और रिमेनिंग के क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है। अब अगर मैं उसकी नीचे एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ूं, अर्जुन कोशिश कर सकता हूं, देखता हूं कितनी जल्दी खत्म कर पाऊंगा, और नहीं तो किसी नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा से बता दूंगा रिवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है। अभी हम जरा इसको कर लें दूसरे को। तो पहली जो लिखी वो लिखी थी कि वी विल गेट 1/8 शेयर, वो मैंने आपको दिखा दिया। सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ता हूं तो लिखा है कि वी लोन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। तो देखो वी का लोन जो है वो उसकी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये एंट्री हो जाएगी उसकी। क्या होगा, वीस लोन अकाउंट को डेबिट कर दोगे खत्म करने के लिए। पहले बताइए दिख रहा है सही? आकाश जैन, न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, तो समय मत वेस्ट करना पेपर में भी। ब्लर तो नहीं हो रहे? एक मिनट रुक जाओ, तो यहां से क्लियर नहीं आएंगे, बाकी जगह जो लाइटिंग के इशू है। जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। ठीक है। तो देखो वीज लोन अकाउंट क्रेडिट के बैलेंस के साथ था, हम उसको डेबिट कर देंगे, खत्म हो जाएगा, और वही उसकी कैपिटल बन जाएगी। तो वो कैपिटल के लिए पैसा नहीं लाएगा।
20,000 एंट्री हो गई, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमें कही कि जो वी है वो अपनी गुडविल का हिस्सा, फॉर्म की गुडविल 80 दी हुई है और वी अपना जो गुडविल का पार्ट है वो कैश लेके आ रहा है, तो मैंने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट कर दिया, ठीक है। 80,000 लेक फॉर्म की गुडविल है, उसका 1/8 शेयर है वो निकालेंगे, 10,000 आएगा, वो 10,000 दोनों जगह लिख देंगे। क्लियर हो गया? प्रमोद कह रहा है कि क्लियर नहीं आ रहा। बेटा बताओ क्लियर है या नहीं है। अब तो आ रहा है ना प्रमोद, था को छोड़ दे, अब की बात कर। क्लियर हो गया? अब ठीक है बेटा? क्लियर हुआ? ठीक है बेटा? बिल्कुल बेटा, बिजनेस स्टडी की कल क्लास है लाइव। अभी अकाउंट्स की चल रही है तो पहले अकाउंट्स को देख लें। नेट बेटा किसी का भी हो, सही आएगा तो दिखेगा जरूर। चलते हैं आगे, क्योंकि ऐसे बड़ा टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा पूरा। तो वी का लोन जो है हमने कन्वर्ट कर दिया उसकी कैपिटल में, उसने जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया वो कैश अकाउंट डेबिट कर कर प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट कर कर पूरा कर दिया। अब उस प्रीमियम फॉर गुडविल को पी और एस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना था। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग कितनी है? 3:2। तो 10,000 को हमने 3:2 में 6,000 4,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये काम आप बहुत दिन से कर रहे हो, मेरे हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी यही काम था और जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको सिखाई गई थी जब भी यही काम था, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो एंट्री है वो रिवैल्यूएशन से संबंधित है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर्स। तो देखो, अगर आप बैलेंस शीट में जाकर देखोगे क्वेश्चन में, तो लाइबिलिटी साइड में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1000 दिया हुआ है। तो ऑलरेडी आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1000 गिवन है और हमारे जो डेटर्स हैं वो 30,000 के हैं। तो जब 30,000 के ऊपर आप 5% प्रोविजन बनाओगे तो वो 30,000 के ऊपर हमें 5% प्रोविजन बनाना है, तो वो 1500 आता है। अब इस 1500 में से 1000 तो ऑलरेडी गिवन है बैलेंस शीट में, तो अब कितना अमाउंट बचता है? 5000। तो वो 5000 ही आप प्रोविजन बनाओगे। तो प्रोविजन का मतलब है लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रेडिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि आप लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हो।
ठीक है, नेक्स्ट पर चलो, क्लियर है? तो फिर बोला कि स्टॉक को रिड्यूस कर दो 5% से। तो देखो एंट्री आपको पता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ठीक है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रही है। अब एसेट कितने से डिक्रीज हो रही है? 5% से। तो स्टॉक की वैल्यू जो बैलेंस शीट में गिवन है वो 50,000 है। तो 50,000 का 5% 2500 होता है, तो 2500 मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं बेटा जल्दी जल्दी। नेक्स्ट एंट्री है कि लैंड जो है वो एप्रिशिएट हुआ है, लैंड आपका बढ़ रहा है, तो इसलिए डेबिट में आ रहा है, और रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 10% से। कितना है? 148। अब 148 का अगर 10% आप निकालोगे तो वो 14,800 ही आएगा। तो इसलिए लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमारी जितनी एडजस्टमेंट थी ये सारी हो गई। अब हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कह रखा है, तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। लैंड इंक्रीज हुआ, यहां पर आ गया, ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जिस साइड होगा, देखो रिवैल्यूएशन कहां है? क्रेडिट में, लैंड वाली एंट्री में। तो रिवैल्यूएशन में कहां जा रहा है? ये क्रेडिट में। तो लैंड अकाउंट यहां पर आ गया 14,800, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाया था आपने वो डेबिट में आ गया 500। ऐसे ही स्टॉक को जो रिड्यूस किया था 2500 वो भी डेबिट में आ गया। अब अगर 14,800 में से आप 25 + 5 अगर माइनस करोगे तो 3,000 होगा, और वो 3,000 जब आप माइनस करोगे तो आपका जो प्रॉफिट बचता है रिवैल्यूएशन का वो 11,800 बचता है। इस 11,800 को ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दोगे। ओल्ड रेशो कितनी है? 3:2। तो ये आ जाएगा 7,080 और 4,720। इसकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। फिर तो जर्नल एंट्री ये देख लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन डेबिट में था, ये रहा अमाउंट डेबिट में, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया और दोनों पार्टनर क्रेडिट हो गए। तो ये आपको पता है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है 11,800, 7,080 और 4,720। अब एक एंट्री बचती है, अगर तुम जाकर बैलेंस शीट में देखोगे तो जनरल रिजर्व बचा हुआ है, और जनरल रिजर्व जो है वो 20,000 का है। तो आप उस जनरल रिजर्व को एंड करोगे। रिजर्व एक लायबिलिटी थी, वैसे तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो आपने यूज नहीं किया, भविष्य के लिए बचा के रखा हुआ है, वो है, तो वो क्रेडिट बैलेंस के साथ है। अब उसको डेबिट कर जनरल रिजर्व को अकाउंट को बंद कर दोगे, और पी और एस में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में? ओल्ड रेशो, जो कितनी है? 3:2। तो 3:2 में 10,500 में उसको डिवाइड कर दूंगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो जाता है। बेटा अभी मेरी फ़ोन की जो बैटरी है वो लो हो रही है, तो अब इससे ज़्यादा क्लास को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये मैं PDF फॉर्म में आपको, जैसे ही ये वीडियो एंड होती है, मैं अपने इसी चैनल के ऊपर ये पूरी जितने भी मेरे क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हो। बाकी जो आप लोग हैं मैं आपको PDF फॉर्म में ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बचते हैं, वो भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप लोग उसको पूरा इजीली समझ सकें और कर सकें। कोई डाउट है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं। तो अभी की क्लास में समाप्त करता हूं, ठीक है। BST की क्लास की जो टाइमिंग है वो भी शाम को होगी, डिसाइड करके बता दी जाएगी, पर होगी अभी शाम को ही। अभी मेरा फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो सकता है, इसलिए अभी मुझे क्लास को समाप्त करना पड़ेगा। वीडियो अवेलेबल रहेगी, आप कभी भी देख सकते हैं। अभी चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर